सकता। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके किसान की दशा में सुधार किया जा सकता है। सरकार कन्नी क्यों काट रही है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को? देखिए, अब ये सवाल अभी वैसे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं उस जब हमने 23 फसलों के भाव तय किए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसी फसल थी जिसमें स्वामीनाथन कमीशन से भी ये भी आप मान के चलो कि मेरे को जो जिन यूनियन के माध्यम से वहाँ मैनेजमेंट है, और मैं आई गिव फुल क्रेडिट टू दिस एजिटेशन कि वहाँ कोई भी दीगा मस्ती, कोई घटिया बात आज तक नहीं हुई है, बड़ा डिसिप्लिन है। तो मुझे ये बताया गया कि जब यूनियन के लोग इस बात की सहमति रखेंगे कि वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में आए तो मैं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं है कि वहाँ मेरे को ये कह दें कि साहब आप आ तो जाओ, बोल नहीं सकते। अब राजनीति में बोलना ही सीखा है, आने का क्या मतलब। तो मेरा पूरा विचार है, मैं पूरे लाव लश्कर के साथ जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ। सर, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? अगर किसान आपको अपॉइंट करते हैं कि आप सरकार से हमारी बात कीजिए, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन आपके दिमाग में? देखिए, बात ये है कि ये विश्वास की, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट की जहाँ कमी होएगी ना, वहाँ कोई बात सिरे नहीं चढ़ती। तो सरकार का भी ये फ़र्ज़ है और किसानों का भी फ़र्ज़ है कि जो ट्रस्ट की बहाली करने का प्रयास है वो होना चाहिए। और वो इसीलिए मैंने कहा कि वो तभी संभव है जब एक डायलॉग हो, संवाद हो। आपको जिम्मेदारी दी जाए बात करने की। तो एक बात ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उस समय आप कांग्रेस पार्टी में थी कि 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और जिसमें और प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री थे और इस तरह का कानून लाने का कोई रिकमेंडेशन हुआ था। तो आप उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चेयरमैन अंडर उसकी कमेटी थी, उसमें 5-6 चीफ मिनिस्टर और थे और स्टेट्स के भी थे, और उसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की जो उस समय का वो क्या बोलते हैं, जो अब नीति आयोग है, वो योजना आयोग के उसमें वो कमेटियाँ बनी थी, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन की वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं थी, 6-7 चीफ मिनिस्टर जो उसके मेंबर थे, सब ने मिल के वो रिकमेंडेशन की थी। अब उस रिकमेंडेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे से तो कभी ये सलाह नहीं ली भाई उसमें क्या होना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि मैंने जैसे आपको कहा कि अब ये पूछें कि आप हाँ ना कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल तक हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान को संपन्नता आई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, अच्छे भाव उसको मिलने लगे, उसने देश का पेट भी भरा और अपने आप को भी उसने एक अच्छी आर्थिक स्थिति। लेकिन पिछले 15-20 साल से जो प्लेटो आ गया था, जो ठहराव आ गया था, वो कमेटी का भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र है, और वही जिक्र मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। मैं उस जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया, वैल्यू एडिशन और उसका पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट में। ये मतलब आप इस बात को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2 फैक्टर अगर किसानी के अंदर शामिल हो जाएं तो किसान की आर्थिक अवस्था में 2 गुना नहीं कई गुना इजाफा हो। एसवाईएल का भी बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि एसवाईएल का पानी भी मिलना, ये डिवीजन करने का एक वो है या फिर? देखिए, मैंने तो शुरू में मेरे से हमारे राज्य के एक नेता ने ये बात कही, ये बात हो गई, विपिल गोयल जी हमारे पुराने साथी, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठे थे फरीदाबाद, तो मैंने उसको झिड़क दिया इस बात से। मैंने कहा आज मुद्दा ये है कि किसान अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए लड़ा हुआ, उसको ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घुसा हुआ कि शायद तुम्हारी ज़मीन ही न जाती रहे। मैंने कहा ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हो, एसवाईएल तो बाद में भी आ जाएगी, एसवाईएल 50 साल में नहीं आई। तो ये राजनीति को आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता,
लेकिन आज मुद्दा किसान की लड़ाई का, उसके आर्थिक भविष्य का है। और उस भविष्य में किसान ने साफ कहा है कि भारत सरकार हमारी माई बाप है। उनका ये फर्ज बनता है कि जैसे पिता माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए इसी तरह भारत सरकार को किसानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज भी 62% आबादी इस देश की किसान हैं, किसानों के परिवार हैं, और वो सबसे बड़ा एक सेगमेंट है हमारे देश की पॉपुलेशन का। और मैं तो ये कहता हूँ कि 80 करोड़ लोग और 135 करोड़ का पेट, ये दोनों मिलके एक ऐसी समस्या है जिसका हल इन्होंने किया। आप देखिए, अभी आपने पिछले हफ्ते की बात है, पिछले साल से कृषि उत्पादन में 3.4% का ग्रोथ हुआ है, जबकि कोरोना का साल था। ये किसान की हिम्मत की बात है। उसने इस देश की इकोनॉमी को सुधार के और संवार के रखा, और 4.3% कृषि के उत्पाद का, कृषि प्रोडक्ट और कृषि के उत्पादन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्री एक अपनी जगह पे है, ट्रेड अपनी जगह पे है, सर्विसेज अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में इन चारों अगर इदारों को देखें तो सबसे बड़ा योगदान कोरोना के समय में खेती का रहा है, और इसीलिए खेती एक इस देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब, समाधान क्या है? कानून वापस होने चाहिए जो सरकार कह रही है? समाधान तो हर चीज़ का निकल जाता है, समाधान कोई मुश्किल नहीं है, और समाधान तब होता है जब, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब विश्वास बढ़ जाए। जाट एजिटेशन हुआ था, आप सबको पता, एक ऐसा अविश्वास बन गया था। तब जब ये कॉल दी जाट आरक्षण समिति ने कि हम 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग दिल्ली में लेके घुसेंगे, तो मेरे को हमारे उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि वीरेंद्र सिंह, तुम बीच में बैठो। मैं केंद्रीय मंत्री था, हालांकि मेरा रोल ये नहीं हो सकता कि मैं मध्यस्थता करूं, लेकिन मैंने ये, जब ये उन्होंने कहा तो मैंने स्वीकारा इस बात को, और 6 घंटे तक चीफ मिनिस्टर और वो जो आंदोलनकारी थे, वो बैठ के सबसे पहले इसी बात पे रहे कि विश्वास की कमी थी। उनको ये था कि ये सही नहीं बोलेंगे, बोल कुछ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। उनको ये था कि ये मानेंगे नहीं। तो वो जब विश्वास बहाल हुआ तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में फैसला हुआ, और पता नहीं क्या होता, किस किस्म का वो वायलेंस होता और उसके क्या सामाजिक परिणाम होते। उस राजनीतिक जीवन में मुझे सबसे बड़ा संतोष ये हुआ कि मैंने एक ऐसा काम किया जो मैं कहता हूँ मेरी सबसे बड़ी संतोषजनक, मैंने अपने आप को माना, और मैंने अपने आप को बहुत इस काम के लिए मैंने अपने आप को ये कहा कि मैंने ज़िंदगी में शायद कुछ इससे बढ़िया काम कभी नहीं किया। आज भी यही परिस्थिति है कि भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति बिगड़े। आज अगर सरकार और किसान की बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में बन जाती है, जो ट्रस्ट है वो बहाल होता है, ट्रस्ट एक दूसरे में आस्था, एक दूसरे की बातों में आस्था कायम होती है, तो वो हमारे देश के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। लेकिन बीजेपी उलट एक जन जागरण अभियान शुरू करिए किसान आंदोलन के। तो बीजेपी के नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये नहीं, हो चुका वो तो बहुत दिन से प्रयास है ये। देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन हो, सरकार का तो ये फर्ज होता है कि उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करे, लेकिन ये नहीं समझा जाना चाहिए किसान को पता नहीं, किसान को और भी उनसे भी ज़्यादा कुछ पता है। चौधरी साहब, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे। भाई, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और अभय ने बोल दिया, और दुष्यंत ने फैसला करना है, तो वीरेंद्र सिंह क्या करेगा इसमें? सर, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पुराने नेता हैं जी, बहुत सीनियर हैं, तो इस तरह के मामले कैसे, क्या ऐसा लगता है कि हरियाणा की सरकार को गिराने का कुछ? नहीं, ऐसा देखो, बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसा ही किया था,
कि 6 MLA में से 5 लेके अपनी मेजॉरिटी बना ली और वो 5 साल तक चलाई। चाहे स्पीकर के यहाँ भी पिटीशन हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 3 महीने जब इलेक्शन के बचे तब रिजल्ट निकलने शुरू हो गए। तो हरियाणा की राजनीति में छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट में ये हमेशा होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा 5-4 का फर्क रहता है, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये अलायंस है और दूसरा कोई इलेक्शन हमारे सिर पे ना पड़े तो अलायंस चले तो ठीक है, और लोग इसका फैसला वो तो रिकॉल का तो यहाँ अगर क्या है बीच में, अगर ये समझौता है तो हाँ, तो अगर मतलब समझौता नहीं है इनका, समझौता क्या नहीं है। नहीं आपने कहा अगर ये समझौता है तो 5 साल चले, अगर नहीं, मैंने कहा अगर ठीक ठाक है तो चले, और नहीं ठीक है तो अपने से थोड़ा रुकेगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो लेकिन आम जो धारणा ये है कि ये अलायंस, वैसे तो 7 MLA इंडिपेंडेंट भी थे, अगर उन 7 से इंडिपेंडेंट का तो होता ही है कि भाई जब सरकार बनेगी तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन उससे अलग हटके 10 आदमियों की सपोर्ट ली तो क्यों ली? इसीलिए कि हम मेजॉरिटी नहीं ले सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 40 इसलिए मिले 67 से 40 के नंबर वन हरियाणा, हमारे को 40 इसलिए मिले 75 पार। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ, 75% रिजल्ट ऐसे हैं हरियाणा असेंबली में जब से चुनाव हुए हैं जिसमें जीतने हारने का फैसला 1 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच में। तो छोटी स्टेटों में ऐसा होना संभव है। बाकी अगर हमारे पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है और हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो इस अलायंस को चला सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन मेरे को लगता है कि लोगों का प्रेशर, कोई भी राजनीतिक दल हो, आज उन पे प्रेशर तो है। अब प्रेशर ज़्यादा ज़रूरी है या सरकार ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो उन लोगों ने फैसला करना, आप तो नहीं कर सकते। तो इस आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके किसान की दशा में सुधार किया जा सकता है। सरकार कन्नी क्यों काट रही है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को? देखिए, अब ये सवाल अभी वैसे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं उस जब हमने 23 फसलों के भाव तय किए थे उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसी फसल थी जिसमें स्वामीनाथन कमीशन से भी ज़्यादा, मतलब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ बाजरा 900 रुपये था, सीधा 1900 रुपये हुआ, तो वो तो स्वामीनाथन से भी 50% फालतू हो गया। लेकिन मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा सवाल ये है कि किसान को अगर भाव डबल भी कर दिया जाए तब भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। उसकी गरीबी, उसकी संपन्नता, उसकी आर्थिक अवस्था और उसकी आर्थिक अवस्था में उसकी भागीदारी तभी संभव है जब दूसरी चीज़ों में भी उसकी भागीदारी हो, वो वैल्यू एडिशन से हो, और वो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, उसके माध्यम से हो। अब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अब जैसे आपने कहा कि नए कानून, मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों की भागीदारी करो, किसान तो भागा मदद करेगा। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।